देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, ये कहानी करीब करीब 8 या 10 साल पहले की है, जब मैं एक ऐसे भयानक चक्र में फंस गया था जिसे बचकर निकलना मेरे लिए मौत को छूकर आने के बराबर था। दोस्तों, मेरा नाम राजीव पारिक है। बचपन से लेकर जवानी तक कभी पिताजी की नौकरी के चलते तो कभी खुद की पढ़ाई के चलते मेरा पूरा परिवार भारत के अलग अलग राज्यों में स्थानांतरित होता रहता था। अब कुछ 18 से 20 साल से हम लोग जयपुर में बस चुके हैं। दोस्तों, ये कहानी मेरे साथ जयपुर से दूर एक गांव के रेलवे स्टेशन पर हुई थी। मैं उस गांव में अपने एक मित्र की शादी समारोह में शामिल होने गया था। तो आइए मेरे साथ हुई इस घटना को जरा विस्तार से आपको बताता हूँ। हल्की हल्की सर्द हवाओं के बीच मैं जल्दी जल्दी चलता हुआ बार बार घड़ी को देख रहा था। जैसा कि मुझे प्रद्युमन ने बताया था कि थोड़ी ही देर में बाजार बंद होने वाला है और मुझे बाजार बंद होने के बाद रेलवे स्टेशन जाने का कोई साधन भी नहीं मिलने वाला था। बहरहाल कुछ दूर और चलने के बाद मुझे एक ऑटो मिल ही गया और मैं उस ऑटो वाले के पास जाकर बोला, अरे भैया, रेलवे स्टेशन चलोगे? मुझे जयपुर की ट्रेन पकड़नी है। मेरी बात सुनकर ऑटो ड्राइवर ने मुझे ऊपर से नीचे तक निहारा और फिर एक अजीब से लहजे में बोलने लगा, अरे भैया, इतनी जल्दी चढ़ा ली क्या? अभी तो इतना वक्त भी नहीं हुआ है। रात के वक्त रेलवे स्टेशन जाने के बाद होश हवास में रहने वाला इंसान तो बिल्कुल भी नहीं करेगा। मैं कहीं नहीं जाने वाला, कोई और ऑटो देख लो और मुझे बख्श दो भगवान के लिए। उस ऑटो वाले की बात सुनकर मैं उसे समझाते हुए और अपनी परेशानी जाहिर करते बोला, अरे भैया, मेरा रेलवे स्टेशन पहुंचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं यहाँ का रहने वाला भी नहीं हूँ। यहाँ अपने दोस्त की शादी में आया हुआ था और कल सवेरे मेरी बहुत ही ज़रूरी मीटिंग भी है, इसलिए मेरा ट्रेन पकड़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और अभी यहाँ कोई दूसरा साधन भी मुझे नज़र नहीं आ रहा है। देखिए, चाहे आप मुझसे दुगने पैसे ले लीजिए, मगर मुझे रेलवे स्टेशन तक पहुँचा दें। कुछ देर सोचने के बाद उस ऑटो ड्राइवर ने बोला, देख भाई, मैं तुझे स्टेशन तक तो छोड़ दूँगा, मगर मेरी भी शर्तें हैं। स्टेशन तक के 100 रुपये लूँगा और स्टेशन के गेट तक बिल्कुल नहीं जाऊंगा। पर मुझे कैसे भी करके अगली सुबह जयपुर पहुंचना था। अतः बातचीत पूरी कर मैं ऑटो में बैठ गया और थोड़ी देर में स्टेशन भी आ गया। ऑटो ड्राइवर को भाड़ा देकर मैं जैसे ही आगे बढ़ा तो पीछे से आती हुई एक आवाज़ ने मेरा ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। ये आवाज़ उसी ऑटो ड्राइवर की थी और जब मैं पीछे पलटा और बोला, हाँ भैया जी, क्या बात है, बोलिए। इतना सुनकर ऑटो ड्राइवर मेरे पास आ गया और मुझे सलाह देते हुए बोला, भैया, आप यहाँ पर नए हो, आपको इस रेलवे स्टेशन की सच्चाई नहीं मालूम। मेरी मानो तो कोई और साधन तलाश कर लो। ये स्टेशन एक भूतिया स्टेशन है और अगर फिर भी आपको जाना ही है तो कुछ बातें दिमाग में बैठा लो, जैसा कि अंधेरे में बिल्कुल मत बैठना और आवाज़ सुनाई देने पर बिल्कुल भी किसी तरह की प्रक्रिया मत देना। अगर कोई दिखाई दे तो फ़ौरन ही अपनी नज़र नीचे कर लेना। और हाँ, आखिरी और सबसे ज़रूरी बात, ट्रेन का अनाउंसमेंट होने पर ट्रेन में मत चढ़ना और अपनी ट्रेन का नंबर ठीक से देख कर ही बैठना। और ये लो, मेरा फ़ोन नंबर है। अगर रात में कभी भी किसी तरह की दिक्कत में फंस जाओ तो मुझे तुरंत ही फ़ोन लगा देना। ऑटो ड्राइवर की सभी बातों को सुनकर मैं आगे बढ़ गया। स्टेशन में दाखिल होते हुए मैंने खुद से बोला, पता नहीं, शायद वो ऑटो ड्राइवर ही नशे में होगा। प्रद्युमन ने तो कभी मुझे ऐसा बताया नहीं कि ऐसा भी कुछ होता है इस जगह पर। खैर, मुझे क्या। इतना बोलते मैं स्टेशन के गेट से होता हुआ प्लेटफार्म पर पहुंचा। अभी रात के करीब 9 बज रहे थे और रेलवे स्टेशन लगभग सुनसान हो चुका था। वहां पर सिर्फ एक स्टेशन मास्टर, एक चाय बेचने वाला और एक झाड़ू लगाने वाले ही मौजूद थे। अंधेर में इकलौते जलते खंभे के नीचे जाकर मैं बैठ गया और अपनी ट्रेन के आने का इंतज़ार करने लगा। धीरे धीरे जो 2 से 3 लोग मुझे स्टेशन पर दिखाई पड़ रहे थे, अब वो भी गायब होते चले गए और मेरे पास भी करने को अब कुछ भी नहीं था। सर्दियाँ अपनी चरम पर थी और तेज चलती उन हवाओं के बीच ठिठुरते हुए मैंने अपनी जेब से फ़ोन बाहर निकाला और तभी मेरे फ़ोन पर एक मैसेज आया, जिसे देखकर मैं निराशा से भर गया। दरअसल भारतीय रेलवे की तरफ से आए उस मैसेज में लिखा था, कोहरे के कारण गाड़ी संख्या 90081 अपने निर्धारित समय से 3 घंटे की देरी से चल रही है। अभी मैंने इतना ही देखा था कि अब मेरी निराशा अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। मैं परेशान होते हुए प्लेटफार्म पर एक ओर से दूसरी ओर चल रहा था, पर हैरान की बात तो ये थी कि पूरे प्लेटफार्म पर सिर्फ एक ही जगह पर लाइट थी। ठंड और सुनसान अंधेरी रात वहां के माहौल में अलग ही खौफ पैदा कर रही थी। साए साए बहती सर्द हवा के बीच मैं करीब आधा किलोमीटर लंबे स्टेशन पर अकेला ही बैठा हुआ था।
सर्दियाँ होती भी कुछ ऐसी ही हैं। अकेलेपन को दूर करने के लिए मैंने फिर से अपना फ़ोन निकाला और सोचा किसी को कॉल कर लेता हूँ, मगर सिग्नल बिल्कुल भी नहीं आ रहे थे। रात के भी अब करीब 12 बजने को थे, तो मैंने वक्त को देखते हुए सोचा अभी भी ट्रेन के आने में 2.5 घंटा बाकी है। ठंड में एक जगह पर बैठना मुझे अब मुनासिब नहीं लग रहा था, तो मैं अपने फ़ोन में पुराने गाने चलाकर स्टेशन मास्टर के पास जाकर बैठने का फैसला किया। सुनसान अंधेरे में प्लेटफार्म पर चलते चलते मैं कुछ ही देर के अंदर स्टेशन मास्टर के केबिन के सामने जा खड़ा हुआ, लेकिन जो मैंने वहाँ पर देखा वो मेरी समझ से परे था। दरअसल मैंने पाया कि स्टेशन मास्टर केबिन में ही नहीं था, मगर थोड़ी देर में मुझे नजर आया कि स्टेशन मास्टर कोहरे के बीच से भागते हुआ आया। लेकिन आश्चर्य की बात तो ये थी कि स्टेशन मास्टर निर्वस्त्र होकर भागता हुआ मेरी तरफ आया था और फिर देखते ही देखते वो मेरे आर पार हो गया। लेकिन मेरे शरीर ने किसी तरह की प्रक्रिया देना ही बंद कर दिया। शरीर को कपकपा देने वाली शीतलहर अपनी पूरी रफ्तार से बह रही थी, मगर इस सर्द रात में मेरा पूरा शरीर पसीने में तरबतर हो चुका था। अपने आप को संभालते हुए मैंने आसपास देखा तो वहाँ कोई भी मौजूद नहीं था। अब मेरे भीतर इतनी हिम्मत भी नहीं बची थी जिससे मैं अपने पुराने मुकाम पर जा सकूं। फिर भी सारी हिम्मत को समेटकर मैं दोबारा अपनी पुरानी जगह पर जाने लगा। अब मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं ओवर ब्रिज पर चढ़ सकूं। बहरहाल अपने सामान को लेकर मैंने ट्रैक को क्रॉस करना शुरू ही किया था कि मेरा पैर पटरियों के बीच में फंस गया। सारी ताकत लगाकर भी मैं अपने पैर को बाहर नहीं निकाल पा रहा था। मैं अभी कोशिश ही कर रहा था कि दूर से आती ट्रेन की सीटी ने मेरा ध्यान अपनी ओर खींचा। तेज रफ्तार से आती ट्रेन सीधे मेरी ओर बढ़ी चली आ रही थी और फिर कुछ ही देर में ट्रेन मुझे कुचलते हुए आगे बढ़ गई। उसी समय प्लेटफार्म के स्पीकर में अनाउंसमेंट की टोन बजी, जिस कारण मेरी नींद झटके से टूटी। मेरा पूरा शरीर पसीने में भीगा हुआ था। मेरा दिल इतनी रफ्तार से धड़क रहा था जैसे अभी सीना चीरकर बाहर आ जाएगा। घबराहट अपनी चरम पर थी और मेरे पैर भी अपने आप ही हिल रहे थे। मैंने अपना फ़ोन बाहर निकाला और समय देखने लगा। डर इतना ज़्यादा था कि मैं वक्त भी नहीं देख पा रहा था। जैसे तैसे करके मैंने अपने बैग से पानी की बोतल निकाली और एक ही सांस में आधी से ज़्यादा बोतल खाली कर दी। धीरे धीरे मैं अपने होश में आया तो मैंने देखा कि अभी रात के 2 बज रहे थे। अब मेरी ट्रेन के आने में भी ज़्यादा वक्त नहीं बचा था। धीरे धीरे कोहरा बढ़ने लगा और एक अलग ही सन्नाटा यहाँ पर पसरने लगा। मैं बैठकर सोचने लगा कि वो ऑटो वाला बोल रहा था कि ये स्टेशन भूतिया है, पर मुझे तो अभी तक कुछ नहीं हुआ। हाँ, बस एक सपना ही तो आया था। सपने में कुछ भी दिखाई दे सकता है। इसमें स्टेशन का क्या काम? पागल ही होगा वो, या हो सकता है नशे में होगा वो। अभी मैं यही सब सोच ही रहा था कि इसी बीच मुझे नींद आने लगी। तभी मैंने अपने पानी की बोतल फिर से निकाली तो हैरानी से मेरी आंखें चौड़ी हो गई। मुझे अच्छे से मालूम था बोतल में पानी था, मगर अब मेरी बोतल पूरी तरह से खाली थी। फिर ज़्यादा न सोचते मैंने आसपास पानी का नल ढूंढना शुरू कर दिया, मगर मेरी बदकिस्मती तो देखो, यहाँ पर किसी भी नल में पानी नहीं आ रहा था। अब बस एक आखिरी चारा था, क्योंकि मुझे वहाँ पर ट्रेन में पानी भरने वाले नल ही नजर आ रहे थे, पर पटरी पार करने की हिम्मत अब मुझ में नहीं थी। अपनी जगह पर बैठे मैं बस ट्रेन के आने का ही इंतज़ार कर रहा था कि तभी अचानक से एक एक करके वहाँ के नलों से पानी गिरना शुरू हो गया। अब मेरा दिमाग पूरी तरह से असमंजस में जा चुका था। बिना वॉल लीवर के अपने आप ही उन नलों से अपने आप पानी बहना नामुमकिन था। मैं इस बात को समझने की कोशिश तो कर रहा था कि तभी मेरे पीछे से उसी ऑटो वाले की आवाज़ आई। अरे भाई, तुम गए नहीं अभी तक? बताया तो था तुम्हें यहाँ कोई ट्रेन नहीं आएगी। वहीं चले जाओ जहाँ से आए हो तुम। अपनी मौत के जिम्मेदार मत बनो। अगर मरने का इतना ही शौक है तो रहो यहीं पर। और फिर हंसते वो आवाज़ जैसे अचानक से प्रकट हुई थी और उसी तरह से वो गायब भी हो गई। मेरा दिल मुझे चीख चीख कर बोल रहा था कि जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भाग जाऊं, मगर मजबूरी के आगे किसी की कहाँ चली है। फिर थोड़ी देर में ट्रेन का भी सायरन बज गया। मैं खुशी खुशी ट्रेन के इंतज़ार में खड़ा हो गया। घने कोहरे के बीच मुझे कहीं भी लाइट नज़र नहीं आ रही थी। बस आती उस आवाज़ के भरोसे मैं दोनों तरफ अपना सिर घुमाकर ये अनुमान लगाने की कोशिश कर रहा था कि ट्रेन किस तरफ से आ रही है। जैसे जैसे आवाज़ मेरे नज़दीक आने लगी तो मुझे एक धुंधली सी परछाई मेरी ओर भागती हुई दिखी, पर वो कोई और नहीं बल्कि वही ऑटो वाला था जिसने मुझे यहाँ पर लाकर छोड़ा था।
उसने अपने हाथ में एक कुल्हाड़ी पकड़ रखी थी जिससे ताजे खून की बूंदें टपक टपक कर नीचे गिर रही थी। ऑटो वाले को अपनी ओर इस अवस्था में भागते हुए देख मैं अपने सामान को वहीं छोड़ अपनी जान बचाकर भागना शुरू किया। फिर थोड़ी देर में मुझे अंदाजा हो गया कि यहाँ कोई ट्रेन नहीं आई है और ये सायरन की आवाज़ भी वही ऑटो वाला ही निकाल रहा था। ऊबड़ खाबड़ पटरियों पर इधर से उधर पैर मारता मैं अपनी जान की भीख मांगता हुआ वहाँ से भागे जा रहा था। और उसी समय मैंने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर दी। मैंने पीछे पलट कर देखा जिस वजह से मैं लड़खड़ा कर नीचे गिर पड़ा। जो ऑटो वाला कुछ ही पल पहले मुझे सामान्य नजर आ रहा था, अब उसका चेहरा इतना भयानक हो गया जिसकी कल्पना करना भी मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था। लाल सुर्ख आंखें, कटा फटा शरीर और चेहरे पर लटकता हुआ आधा टूटा सा जबड़ा, हर तरफ से खून के फव्वारे बरस रहे थे। उसकी इस हालत को देखकर मैं चीख चीख कर रोने लगा और मुझे बख्श देने की गुहार लगाने लगा, पर शायद यही मेरा अंत तय था। मुझे गिरा हुआ देखकर वो मेरे चेहरे के पास आया और मैं बेहोशी के आगोश में समा गया। पर मुझे जो आखिरी शब्द याद थे वो उसी ऑटो वाले के शब्द थे। अजीब सी आवाज़ में उसने कहा था, तुम लोगों को कितना भी समझा दिया जाए ये जगह अब हमारी है, मगर तुम जानवर से भी बदतर हो। अब अपने किए का अंजाम भुगतो। मेरी आंख खुली तो मैंने खुद को फिर से पटरी पर पाया, मगर इस बार मुझे लेटाया गया था। मुझे कुछ देर से ट्रेन का सायरन सुनाई दे रहा था। उसी के साथ साथ पटरियां भी कंपन का एहसास करा रही थी। अब मुझे पूरी तरह से ये समझ में आ गया कि इस बार सच में ट्रेन आ रही है। पर हैरान की बात तो ये थी कि मैं अपने हाथ और पैरों को उठा नहीं पा रहा था। अपने सिर को ऊपर कर मैंने हालातों की गंभीरता को समझने की कोशिश की तो मालूम हुआ कि मेरे दोनों हाथ और पैर काट दिए गए थे। मेरे पास बचने का कोई तरीका ही नहीं था। अगर किसी तरह मैं ट्रेन के नीचे कुचले जाने से बच भी जाता तो खून मेरे अंदर इतना कम बचा हुआ था जो किसी भी पल मेरी जान ले सकता था। आखिर हार कर मैं अपने परिवार को याद करके रोने लगा और थोड़ी देर में ट्रेन मुझे कुचलते हुए आगे बढ़ गई। जैसे ही ट्रेन मेरे शरीर से गुजरी कि मेरी आंख दोबारा से खुल गई। ये भी मेरा सपना था, मगर मुझे समझते देर नहीं लगी कि मैं एक छलावे में फंस चुका हूँ। तभी मैंने अपना सामान संभाला और ट्रेन का इंतज़ार करने लगा। स्पीकर में लगातार मेरी ही ट्रेन का अनाउंसमेंट चल रहा था, मगर ये सब इतनी जल्दी ठीक होने वाला नहीं था। बहरहाल थोड़ी देर में ट्रेन आई और मैं बिना कोच पर नंबर देखे चढ़ गया। पूरे कोच में मेरे अलावा सिर्फ 5 लोग बैठे थे। सब कुछ सामान्य मुझे नजर आ रहा था। रात का वक्त होने की वजह से सभी 5 लोग अपनी अपनी सीटों पर सोए हुए थे। अपनी सीट पर पहुंचकर मैंने देखा वहां पर एक पैकेट रखा हुआ था जिसमें एक चादर, एक तकिया तथा एक कंबल मौजूद था। वो देखकर मैंने अपने आप से कहा, भारतीय रेल भी कमाल है, इन्होंने सब चीज़ें सफ़ेद रंग की दी हैं। ये सच में ट्रेन का डिब्बा है या कोई मुर्दा घर? मुझे अब थकान के कारण बहुत ही ज़्यादा नींद भी आ रही थी। मैंने एक नज़र इधर उधर देखा और फिर कंबल ओढ़कर मैं सो गया। शायद ट्रेन अब चल चुकी थी। सर्द हवाएं भी मुझे महसूस होने लगी थी और धीरे धीरे मैं अब नींद के आगोश में समाता चला गया। और अब मेरा दिमाग भी कहने लगा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। जितना देखना था मैं देख चुका हूँ। फिर कुछ देर में मेरी आँख खुली तो मैंने पाया कि खून जमा देने वाली सर्दी पूरे डिब्बे में फैली हुई थी। और हैरान की बात तो ये थी कि अभी तक कोई टीटी भी नहीं आया था। फिर 5 से 7 मिनट और इंतज़ार करने के बाद मैंने उठकर इंजीनियर के पास जाने का फैसला किया। गुस्से में जैसे ही मैंने अपने चेहरे से कंबल उतारा तो मेरी सांसें अटक गई। फिर कुछ देर के लिए मेरे दिल ने धड़कना ही बंद कर दिया। मेरे चेहरे के बिल्कुल ऊपर एक चेहरा मुझे घूर रहा था और वो कोई और नहीं, हूबहू मेरे ही तरह दिखने वाला एक चेहरा था। डर अब मुझ पर इस कदर हावी हो चुका था कि मेरा सांस लेना भी दुश्वार हो चुका था। फिर मैंने वही कंबल फिर से अपने ऊपर खींच ली और डर और ठंड से मेरा पूरा शरीर कंपन करने लगा। कुछ देर ऐसे ही लेटे रहने के बाद एक झटके से किसी शक्ति ने मेरा कंबल खींच लिया। अब मेरे पास बचने का एक ही तरीका बच रहा था, जितना जल्दी हो सके उस कोच से भागना। मैं ये सब सोच ही रहा था कि एक हाथ मेरे पैर के करीब आया और कसकर उसने मेरा पैर पकड़ लिया। टूटी हुई उंगलियां और कटे फटे मांस के साथ मांस के सड़ने की तीव्र दुर्गंध मेरे लिए अब असहनीय होती जा रही थी। तभी मैंने फैसला किया कि यहाँ से जितना जल्दी हो सके भाग जाना ही बेहतर है। अतः अपने साहस को दृढ़ करते हुए मैं अभी वहाँ से छलांग लगाने वाला था कि उस मुर्दा हाथ ने मुझे एक झटके से खींच लिया।
कमर और सिर पर गंभीर चोट से मैं अपने होश खोने लगा था कि मुझे वही 5 लोग अपनी भयानक शक्लों के साथ मेरी ओर आते हुए दिखे। मैं अपने सिर पर पैर लिए भागने लगा और अपने आप को एक शौचालय में बंद कर लिया। फिर थोड़ी देर में उस शौचालय के दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। अपनी सारी ताकत लगाकर मैंने उस दरवाजे को रोके रखा। तभी कहीं से एक आवाज़ आई जिससे मैं भयभीत हो उठा। वो आवाज़ शौचालय में लगे कांच में से आ रही थी। अपने आप को हिम्मत बंधाते हुए मैंने उस कांच के सामने जाकर देखा तो उसमें एक आदमी की परछाई नजर आ रही थी। उस परछाई वाले आदमी ने मेरी ओर देखा और बोलने लगा, देखो तुम यहाँ पर फंस चुके हो। मैं भी तुम्हारी तरह एक रात गलती से इस ट्रेन के अंदर चढ़ गया था। अब मैं इसी ट्रेन का होकर रह गया हूँ। सिर्फ मैं ही नहीं, यहाँ पर नजर आने वाले सब लोग जिनसे तुम भाग रहे हो, वो सब भी जिंदगी के किसी न किसी मोड़ पर इस ट्रेन में चढ़े और अब इसी के हो चुके हैं। ये ट्रेन इंसानों का वो रूप बाहर लाती है जो रूप इंसान किसी को नहीं दिखाता। मैं एक बहुत ही ज़्यादा बुरा व्यक्ति था, मगर मेरे अंदर कुछ अच्छाई भी मौजूद थी। इस ट्रेन में कोई भी आत्मा तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देगी, मगर मैं तुम्हें एक तरीका बता सकता हूँ जिससे तुम इस ट्रेन से बाहर निकल पाओगे। मगर ध्यान रखना, ज़रा सी भी लापरवाही की तो तुम कभी भी इस ट्रेन से बाहर नहीं जा पाओगे। उस परछाई में नजर आ रहे आदमी की बातें सुनकर मैं असमंजस में चला गया और सोचने लगा कि अगर इसे बाहर जाने का तरीका मालूम है तो ये खुद क्यों बाहर नहीं चला गया। अतः मैंने अपनी तसल्ली के लिए उससे ये सवाल पूछ लिया और जवाब में मुझे बस इतना ही सुनने को मिला, वक्त और हालातों का सही होना हमारे हाथ में नहीं होता। मैं मानसिक रूप से इतना बलवान नहीं था जिससे मैं यहाँ से भाग पाता। मैं बस तुम्हारी मदद ही कर सकता हूँ। अगर मुझे तुम्हारी जान ही लेनी होती तो अभी तक ले चुका होता। अब तुम बस मेरी बात ध्यान से सुनना। तुम्हें अभी 2 डिब्बे और पार करने हैं। उनको पार करते ही तुम्हें अपने बाएं तरफ के दरवाजे पर जाना है और किसी भी तरह बस इस दरवाजे से बाहर निकल जाना। मगर ध्यान रखना, जो तुम तीसरे डिब्बे में देखोगे वो तुम्हें वहाँ से निकलने नहीं देगा। उस डिब्बे में तुम्हें अपने सबसे बड़े डर का सामना करना पड़ेगा। इसलिए जिस भी भगवान को तुम मानते हो, ज़ोर ज़ोर से उस भगवान का नाम लेते रहना। फिर एक ऐसा वक्त आएगा जब तुम्हें ट्रेन खुद इशारा करेगी। तुम्हें लगातार 3 सीटी की आवाज़ सुनाई देंगी और तुम्हें उसके बाद बस कुछ ही पलों का वक्त मिलेगा और उसी समय तुम्हें इस ट्रेन से छलांग लगानी है। याद रहे, चलती ट्रेन से कूदने में संकोच मत करना, चाहे कुछ भी हो जाए। दोस्तों, इतना बोलकर आईने में नजर आता वो आदमी अचानक ही वहां से गायब हो गया। मुझे उसकी बातों पर भरोसा नहीं था, मगर कहते हैं ना, जान पर बनाए तो इंसान शेर से भी लड़ जाता है। उस वक्त मेरी हालत भी कुछ ऐसी ही थी। ऑटो वाले की बात को नज़रअंदाज कर मैंने पहले ही खुद को इस भीषण समस्या में फंसा लिया था। अब मुझे कुछ भी करके यहाँ से अपनी जान बचाकर भागना था। धीरे से मैंने शौचालय के दरवाज़ा खोला और अपना सिर बाहर निकालकर दोनों तरफ एक नज़र घुमाई। अंधेरा और सन्नाटा दोनों ओर बिखरा हुआ था। वक्त को ज़रा भी ना खराब करते हुए मैंने अपने सामान को छोड़कर बस बाहर निकलने पर जोर दिया और अपने कदम उस पहले डिब्बे की तरफ बढ़ा दिए। वो पूरा डिब्बा अंधेरे की गिरफ्त में था। फिर कुछ पल के लिए मुझे लगा यहाँ पर कोई नहीं है, अब मैं आसानी से इस डिब्बे को पार कर लूँगा। लेकिन वो कहते हैं ना, जब वक्त बुरा हो तो ऊँट पर बैठे आदमी को भी कुत्ता काट लेता है, और मेरी किस्मत को तो ग्रहण लगा ही हुआ था। ऐसे में मुझे कुछ आसानी से कहाँ मिलने वाला था। अभी मैंने उस डिब्बे को पार करना शुरू किया था कि सांप की तरह रेंगती हुई एक चींटी मेरे पास आ गई और मेरे पैर पर लिपट गई। तभी एक झटके से उसने मेरे पैर को खींच लिया और मैं धड़ाम की आवाज़ के साथ मैं अपने मुंह के बल नीचे गिर पड़ा। मुंह के बल गिरने की वजह से मेरी नाक टूटकर टेढ़ी हो चुकी थी। दर्द से कराते हुए मैंने खुद को संभालते उठाने की कोशिश भी की। बहरहाल जैसे तैसे करके मैंने खुद को उठाया और आगे की तरफ बढ़ने लगा। अंधेरे में बस कुछ एक छोटी छोटी लाइटों की रोशनी ही बारीक सा उजाला पैदा करते हुए उस डिब्बे को ना के बराबर रोशन कर रही थी। कुछ एक कदम आगे बढ़ने के बाद मेरी नज़र सीट के कोने से झांकती हुई 2 लाल आंखों पर पड़ी। चलते हुए मेरे कदम वहीं पर रुक चुके थे। फिर हिम्मत करते हुए मैंने आगे बढ़ना शुरू तो किया, मगर धीरे धीरे मुझे उस भयावह माहौल में उस चुड़ैल का चेहरा भी साफ होता नजर आने लगा। वो चेहरा देखकर मेरा डर इतना ज़्यादा बढ़ गया जिसकी व्याख्या करना मेरे बस से बाहर है। चीख चीख कर भगवान का नाम लेते हुए मैंने आगे बढ़ना जारी रखा। मुझे हनुमान चालीसा और गायत्री मंत्र कंठस्थ था, मगर उस रात ट्रेन में भगवान के नाम के सिवाय मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। जैसे उस चुड़ैल के कानों में भगवान का नाम पड़ा तो उसने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। उसकी चीख की आवाज़ इतनी ज़्यादा थी कि मुझे अपने कानों को बंद कर आगे की तरफ बढ़ना पड़ रहा था।
चीखते हुए वो चुड़ैल चिल्ला चिल्ला कर मुझे भगवान का नाम लेने से मना कर रही थी, मगर अपनी जान बचाने का मेरे पास कोई और तरीका भी नहीं था। फिर अपनी सारी जान लगाकर ये डिब्बा भी मैंने पार कर ही लिया। वो चुड़ैल मेरे पीछे पीछे आ ही रही थी, मगर मैंने भगवान का नाम लेना बंद नहीं किया। अब मुझे बस एक आखिरी डिब्बा पार करना बचा था और शायद मैं इस ट्रेन से आज़ाद होने वाला था। दोस्तों, जैसे ही मैंने तीसरे डिब्बे में अपने कदम रखे कि मैं अपने ख्यालों के अंतर्जाल में फंसता चला गया। मेरी मौत साक्षात मेरे सामने खड़ी थी, पर शायद अब एक रात ने मुझे इतना कुछ दिखा दिया था कि अब बस जान बचाकर निकलना ही मेरी ज़रूरत बन चुकी थी। मैंने दिमाग पर बहुत ज़ोर देकर हनुमान चालीसा का जाप करना शुरू किया और तुरंत ही मुझे इसका परिणाम भी नजर आने लगा। सन्नाटा अब धीरे धीरे कम होने लगा और ट्रेन के चलने की आवाज़ भी मेरे कानों में गूंज उठी। उसी आवाज़ के साथ मैंने अपना जाप और भी ज़्यादा तेज करना शुरू कर दिया। फिर थोड़ी देर में ट्रेन ने भी मुझे इशारा कर दिया। 3 सीटी एक के बाद एक, इसी के साथ सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल होता गया। अब मैं खुद को उस डिब्बे में खड़ा हुआ देख पा रहा था और समय को ज़रा भी बर्बाद ना करते हुए मैं भागकर दरवाजे पर पहुंचा। अपनी सारी ताकत लगाकर भी मैं इस दरवाजे को नहीं खोल पा रहा था। समय बहते पानी की तरह निकलता जा रहा था और मुझ में इतनी शक्ति नहीं बची थी कि मैं उस दरवाजे को खोल पाता। अतः मैंने उस दरवाजे की छोटी सी खिड़की को खोलने की कोशिश की। कई प्रयासों के बाद आखिर मुझे सफलता मिल ही गई। चलती ट्रेन से जैसे ही मैं बाहर कूदने वाला था कि वहां पर मौजूद लोगों ने मेरे पैर पकड़ लिए। अब मेरा आधा शरीर ट्रेन के बाहर और आधा उसके भीतर था। एक आखिरी कोशिश करते हुए मैंने अपने पैरों को झटकना शुरू कर दिया और आखिरकार मैं उस ट्रेन से बाहर आ ही गया। मगर मेरी सारी खुशी एक ही पल में ख़त्म हो गई, क्योंकि मैंने खुद को दोबारा से उस स्टेशन पर गिरा हुआ पाया। इतना कुछ देखने के बाद अब मेरा शरीर दर्द से टूट रहा था। कुछ समझ न आने पर मैंने उसी ऑटो ड्राइवर को फ़ोन करना उचित समझा। मैं खुशकिस्मत था कि रात के 3:30 बजे भी उसने मेरा फ़ोन उठा लिया और वो एक ही बार में मुझे पहचान गया। मैंने रोते हुए अपने साथ घटी सारी घटना उसे सुनाई। इसके पश्चात उसने मुझे वहाँ से बाहर आने का रास्ता बताना शुरू किया। दरअसल उस आदमी ने बताया कि तुम ट्रेन के बाहर तो आ गए हो, मगर ये ट्रेन अभी भी तुम्हारे खून की प्यासी है। कई कोशिश करने के बाद भी तुम उस ट्रेन से बाहर निकल नहीं सकोगे। अगर तुमसे एक भी गलती हुई, सबसे पहले वो रास्ता खोजना शुरू करो जहाँ से तुम अंदर आए थे। मुमकिन है तुम्हें वो रास्ता नजर ही ना आए। उसके बाद तुम्हें वेटिंग रूम से होते हुए शौचालय में जाकर देखना होगा कि वहाँ का रोशनदान खुला है या नहीं। अगर वहाँ का रोशनदान बंद मिले तो स्टेशन मास्टर के केबिन के पीछे एक छोटी दीवार है और तुम्हें वहाँ से कूदकर स्टेशन से बाहर आना पड़ेगा। मैं तुम्हें वहीं बाहर मिल जाऊँगा। बस एक बार तुम स्टेशन से बाहर निकलने में कामयाब हो जाओ और उसके बाद तुम्हारी जान बच जाएगी। मगर उस स्टेशन की आत्माएं इतनी आसानी से तुम्हें बाहर निकलने नहीं देंगी। तुम्हारे पास समय बहुत ही ज़्यादा कम है। 4 बजने से पहले पहले अगर तुम स्टेशन से बाहर निकलने में कामयाब नहीं हुए तो मैं भी तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकूंगा। आखिरी और सबसे ज़रूरी बात यह है कि गलती से भी अपना पैर पटरियों पर मत रख देना। एक ओर से दूसरी ओर जाने के लिए मजबूरन तुम्हें पुल का प्रयोग करना ही होगा। अब समय को बर्बाद मत करो और हनुमान चालीसा पढ़ते हुए वहाँ से निकलने की कोशिश करो। भगवान पर भरोसा रखना, वो कभी भी अपने बच्चों को बुरे समय में अकेला नहीं छोड़ते। दोस्तों, इतना बोलकर ऑटो ड्राइवर ने फ़ोन काट दिया। सच कहूँ तो मेरा शरीर एक कदम बढ़ने को तैयार भी नहीं था। बहरहाल मैंने हिम्मत कर अपने कदम बढ़ाने शुरू किए और धीरे धीरे करके जैसे तैसे मैं पुल पर चढ़ ही गया। मगर उतरने के लिए वहाँ जो सीढ़ियाँ अभी तक ठीक ठाक नज़र आ रही थी, अब वो आधे से ज़्यादा टूटी हुई नज़र आ रही थी। मेरे पास अब उस जगह से कूदने के अलावा कोई रास्ता भी नहीं था। ठीक से तो अभी याद नहीं है, पर शायद 12 या 15 फीट की ऊंचाई रही होगी। मरता क्या नहीं करता, मैं वहाँ से कूद गया। पैरों पर सारे शरीर का भार पड़ने के कारण मेरे पैर की हड्डी टूट गई। दर्द में कराते हुए मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और जैसा मुझे अंदेशा था, मुख्य दरवाज़ा अपनी जगह पर नहीं था। जिस रास्ते से मैं अंदर आया वहाँ अब एक दीवार खड़ी थी। समय भी बहुत तेज़ी से गुजर रहा था और 4 बजने में भी अब ज़्यादा समय नहीं बच रहा था। मैं लंगड़ाता हुआ वेटिंग रूम में पहुंचा, मगर वहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए थे जिनका पहनावा 19वीं सदी का लग रहा था। सभी के सिर नीचे की तरफ होने के कारण मैं किसी का भी चेहरा नहीं देख पाया। दर्द की वजह से अब मुझसे आगे भी नहीं बढ़ा जा रहा था। अतः कुछ एक पल आराम करने के लिए मैं बेंच पर बैठ गया और मेरे बैठते एक बूढ़ा आदमी बोलने लगा, कितनी भी कोशिश कर लो, यहाँ से नहीं निकल पाओगे।
और वो ये कहकर जोर जोर से हंसने लगा। उसकी ये बात सुनकर मैंने हनुमान जी का नाम लिया और लगभग भागते हुए शौचालय का दरवाज़ा खोलने लगा, मगर शायद मेरे शरीर में इतना बल मौजूद नहीं था कि मैं उस दरवाजे को खोल पाता। पर अब 4 बजने में बस 10 मिनट ही बचे थे। मेरा दिल चीख चीख कर मुझसे बोल रहा था कि जितना जल्दी हो भाग जाऊं यहाँ से। वेटिंग रूम से स्टेशन मास्टर का केबिन लगभग उल्टी दिशा में था और मेरे पास समय ना के बराबर। मैं अब बस हिम्मत हार ही चुका था कि मेरे फ़ोन की घंटी बजने लगी थी। रोते हुए मैंने फ़ोन उठाया तो दूसरी तरफ से मेरी माँ की आवाज़ आने लगी। अपने साथ घटी सारी घटनाओं को मैंने एक ही सांस में बता दिया। मेरी माँ हमारे कुल देवता की बहुत ज़्यादा भक्तनी थी और उनकी सेवा भी किया करती थी। मेरी माँ ने मुझे हमारे कुल देवता का नाम जपने को बोला और दूसरी तरफ माँ कुल देवता के मंदिर के सामने बैठकर मेरे लिए प्रार्थना करने लगी। शायद आपको भी ये सुनकर यकीन नहीं होगा, मगर जैसे मैंने हमारे कुल देवता का नाम जपना शुरू किया कि मुझे अचानक से एक शक्ति अपने शरीर में महसूस हुई। फिर कुछ पलों के लिए मेरे शरीर से दर्द जैसे गायब सा हो गया। हल्की रफ्तार से भागते हुए मैं स्टेशन मास्टर के केबिन के पीछे की तरफ पहुंचा, मगर जैसे मैंने पीछे देखा तो वो सब लोग जो वेटिंग रूम में बैठे हुए थे अपनी भयानक शक्लों को लेकर मेरे पीछे पीछे आ रहे थे। 1-2 बार कोशिश करने के बाद भी मैं उस दीवार पर नहीं चढ़ पा रहा था। तभी पता नहीं कहीं से उस दीवार पर एक बच्चा मुझे नजर आने लगा। उस बच्चे ने मेरी ओर अपना हाथ बढ़ाया और मुझे ऊपर की ओर खींचने लगा, लेकिन उसकी मदद से मैं दीवार पार करने में कामयाब तो हो चुका था, मगर पूरी दीवार पर कांच के टुकड़े लगे होने के कारण मेरा शरीर पूरी तरह से कटफट गया था। अधिक मात्रा में खून बह जाने की वजह से मेरी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। बेहोश होने से पहले जो आखिरी कुछ बातें मुझे याद हैं, उनमें वही ऑटो ड्राइवर भागते हुए मेरे पास आया और मुझे उठाने की कोशिश कर रहा था। फिर इसके करीब 1 सप्ताह बाद मेरी आंख खुली। जयपुर के एक बड़े अस्पताल में मेरा इलाज चल रहा था और मेरे सामने मेरी माँ, प्रद्युमन और वही ऑटो वाला खड़ा था। मेरे जहन में कई सवाल चल रहे थे जिनको शायद उस ऑटो ड्राइवर ने पढ़ लिया था। सभी के मुझसे मिलकर चले जाने के बाद रात के समय वो मेरे पास आया और मुझे उस भूतिया रेलवे स्टेशन की कहानी सुनाई। दोस्तों, कई दशकों पहले फुलेरा का वो रेलवे स्टेशन भी आबाद हुआ करता था। एक दिन शाम के करीब जब स्टेशन यात्रियों से खचाखच भरा हुआ था, तभी एक मालगाड़ी पटरी से उतर गई। उसकी रफ्तार इतनी ज़्यादा थी कि कई डिब्बे जो कि कोयला लेकर जा रहे थे वो वहाँ पर खड़े यात्रियों को कुचलकर आगे बढ़ गए। यह हादसा इतना गंभीर था कि स्टेशन का कम्युनिकेशन रूम भी इसकी चपेट में आ गया, जिस कारण पीछे से आ रही सुपरफास्ट ट्रेन को भी इसकी सूचना नहीं दी जा सकी और एक्सप्रेस ट्रेन भी इस हादसे का शिकार बन गई। उस दिन के बाद से फुलेरा के स्टेशन पर कई हादसे होते चले गए और फिर सभी ने एकजुट होकर कई बड़े बड़े पंडितों को बुलवाया और स्टेशन की सभी आत्माओं को वहीं पर कैद कर दिया। तब से वो स्टेशन आज भी इस्तेमाल में नहीं लिया जाता, मगर सूरज डूबने के बाद या तो कोई गाड़ी यहाँ रुकती नहीं है और जो रुकती है उनमें कोई सफ़र नहीं करता। आपके साथ जो हुआ उसका शिकार मेरा भाई और भतीजा भी बने थे और वो कभी लौट कर नहीं आए। हर रात वही एक्सप्रेस ट्रेन यहाँ पर आती है और कभी कोई भूला भटका यात्री अगर उसमें चढ़ जाए तो वो उसी ट्रेन का होकर रह जाता है। दोस्तों, कहानी सुनाने के बाद ऑटो ड्राइवर ने मुझे उसके भाई और भतीजे की तस्वीर दिखाई तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। कांच के प्रतिबिंब वाला व्यक्ति और वो बच्चा जिसने मेरी मदद की थी, वो दोनों इसी ऑटो ड्राइवर के भाई और भतीजे थे और उस हादसे से उभरने में मुझे कई सालों का समय भी लग गया। पर अब मैं अपनी ज़िंदगी खुशी से गुजार रहा हूँ, मगर आज भी कई बार उस रात के बुरे सपने मुझे रातों को जागने पर मजबूर कर देते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा लेटेस्ट न्यू हॉरर स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।